Hello, this is a video lecture on Power Engineering and Refrigeration for 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on refrigeration and air conditioning. And this video lecture, we are going to learn about the different applications of RAC. The learning outcome for this video lecture. First of all, you will be able to list application of refrigeration. तो रेफ्रिजरेशन की applications हम यहाँ पर चेक करेंगे कितनी applications होती है और उनकी construction और working देखेंगे. So that will be our next outcome, that is explain construction and working of. So we are going to learn about domestic refrigeration, water cooler, ice plant and cold storage. आगे बढ़ने से पहले पीओ और पीएसओ मैपिंग एक बार चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे PO1 बेसिक नॉलेज, PO2 डिसिप्लिन नॉलेज, PO3 एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, PO4 इंजीनियरिंग टूल्स, PO6 एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी, PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, PO9 कम्युनिकेशन, PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इतने POs यहाँ पर मैप होने वाले हैं. आगे PSO2 और PSO3 मैप होता है जो है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस. सो इस वीडियो लेक्चर में इतने आपके POs और PSO मैप होंगे और उनमें आपको आउटकम देखने को मिलेगा. सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या क्या होते हैं. एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है जब हम लोगों ने VCRS सिस्टम के बारे में पढ़ा था, यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में. उसी सिस्टम को अप्लाई करके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस तैयार की जाती है. तो उसी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है दे आर नोन एज एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन. सबसे पहला होता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन, यानी हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं. तो इसमें सबसे पहला आता है रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीजर. तो हम सबके घर में ये डिवाइस आपको देखने के लिए मिलेगा. तो जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन. दूसरा होता है वाटर कूलर. वाटर कूलर आपने हमेशा देखा होगा, अपने कॉलेज में आपने वाटर कूलर देखा होगा. तो इसमें दो टाइप होते हैं. जो कॉलेज में हमारे आपने वाटर कूलर देखा है जिसका पानी आपने पिया भी है, वो होता है स्टोरेज टाइप का जिसके अंदर ठंडा करने के बाद पानी को स्टोर करके रखा जाता है. और एक दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस टाइप. ये आपको जनरली बैंक में कुछ ऑफिसेस वगैरह में देखने को मिलता है. तो ये दूसरे टाइप का डोमेस्टिक एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेशन का. इसके बाद इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होते हैं जैसे कि आइस प्लांट. तो आइस प्लांट जहाँ पर बर्फ बनती है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बोली जाती है रेफ्रिजरेशन की. और इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है कोल्ड स्टोरेज, जहां पर हम लोग ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होती है उसको कई सालों तक या कई दिनों तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं. सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन. आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, क्योंकि जितनी भी रेफ्रिजरेशन की एप्लीकेशन अभी हम लोगों ने देखी है दे ऑल डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम. क्योंकि जो भी RAC की इक्विपमेंट होते हैं दे ऑलवेज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. तो यहाँ जो कंपोनेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे यही सारे कंपोनेंट आपके सिस्टम में भी हमेशा होते हैं. तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो डिवाइस होता है वो होता है इवेपोरेटर. यहाँ इवेपोरेटर क्या करता है, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट. हमको कूलिंग इफेक्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल हमको कुछ चीजें ठंडी करनी है, पानी ठंडा करना है या हवा को ठंडा करना है, तो हम उसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे. यहाँ पर ये सिस्टम क्या होता है,
बाहर की जो भी चीज है, एयर, फूड स्टफ और एनीथिंग, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको जो एब्जॉर्ब करता है तो वो एब्जॉर्ब होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर। हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी है। तो यहाँ पे ये जो फ्लो दिखाई दे रहा है इस एनिमेशन में, ये है रेफ्रिजरेशन का फ्लो। तो रेफ्रिजरेशन क्या होगा, जब इवेपोरेटर में आएगा तो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो रेफ्रिजरेंट है ये अपना फेज चेंज कर लेगा। यहाँ पे जब ये इंटर कर रहा है तो ये लिक्विड फॉर्म में है, जब बाहर आएगा तो इट विल बी इन दी गैसियस फॉर्म, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वेपर जो हाई हाई टेम्परेचर पर है वो कॉम्प्रेसर को सप्लाई होगा। कॉम्प्रेसर इसको कॉम्प्रेस करेगा, और यहाँ से देखिए प्रोसेस 1 to 2 यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 1 to 2 में क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ता है, दैट, क्योंकि हम उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो ये वेपर उसके बाद जाते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर 2 to 3 प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे पहले तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, और बाद में एक कांस्टेंट प्रेशर पे इसका फेज चेंज होगा। देखिए यहाँ पे आपको ये टीएस डायग्राम पे दिखाई दे रहा है कि ये अभी 2 नंबर पे जब इसकी कंडीशन है वो वेपर फॉर्म में है, एंड वी आर कन्वर्टिंग इट टू द लिक्विड फॉर्म। तो कंडेंसर का काम होता है हीट को रिमूव करना, तो ये इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रेफ्रिजरेंट यहाँ वेपर फॉर्म में आया था हाई प्रेशर पे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट अ हाई प्रेशर। उसके बाद 3 to 4 की जो प्रोसेस है इट इज नोन एज एक्सपांशन। तो 3 से 4 में एक्सपांशन डिवाइस होता है जो इसका प्रेशर कम करता है, और प्रेशर कम करने के बाद अब हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में वेपर है जिसका टेम्परेचर कम था। एक्सपांशन वाल्व के पास होने के बाद में इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा, एंड देन इट विल बी अगेन ट्रांसफर्ड टू इवेपोरेटर, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे बेसिक चीजें 4 है आपके पास, इवेपोरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व। हर एक का एक बेसिक फंक्शन है। इवेपोरेटर का काम है हीट को एब्जॉर्ब करना, कंप्रेसर का काम है उस वेपर को कंप्रेस करना, कंडेंसर का काम है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट के अंदर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेना, बाहर निकाल देना। उसके बाद एक्सपांशन वॉल होता है जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक्सपांशन वॉल की जगह पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस होते हैं, तो इसका काम है प्रेशर रिड्यूस करना। तो अब इसके आगे जितनी भी एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं उनमें यही 4 बेसिक डिवाइस होते हैं, और यही साइकिल पर वो सारे काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार वापस से समझ लीजिए, याद रखिए कितने कंपोनेंट है, फ्लो कैसा है रेफ्रिजरेंट का, और उसकी कंडीशन क्या है एक हर प्रोसेस के बाद में। इसी साइकिल को, इसी कंपोनेंट को हम लोग एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन अभी हमने जो लिस्ट बनाई थी उसके ऊपर, और सीखेंगे कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला जो डिवाइस है वो होता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ये हमारा हाउस होल्ड डिवाइस है, आजकल सबके घर में होता है। तो आपके घर में भी आपने देखा होगा कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से होता है, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो आइस बनाने के लिए होता है, उसके नीचे फूड्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए कंपार्टमेंट होता है। इसके जो पीछे का सिस्टम आप अगर देखोगे तो आपको एक जाली वगैरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है, वो क्या होता है हम अभी देखेंगे। तो ये है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इसी फ्रिज के अंदर का ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये जो कंपार्टमेंट है जहाँ पे आइस बनता है, जो फ्रीजर होता है, उसके अंदर में हम लोग इवेपोरेटर को फिट करते हैं। तो इवेपोरेटर कॉइल्स होती है जो इसके अंदर चारों तरफ फैली हुई होती है। तो इवेपोरेटर के अंदर, इवेपोरेटर कॉइल्स में यहाँ ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, यानी आप जो भी फ्रिज के अंदर रखोगे वो इस इवेपोरेटर कॉइल से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी अगर आपने फ्रिज के अंदर फ्रूट्स रखे, फूड रखा, कोई भी चीज रखी, तो उसकी हीट ये इवेपोरेटर कॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब वो रेफ्रिजरेंट इस
इवेपोरेटर कॉइल से बाहर आएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, तो इसका फेज भी चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी इन दी वेपर फॉर्म। ये वेपर रेफ्रिजरेंट उसके बाद आता है कॉम्प्रेसर में। कॉम्प्रेसर भी फ्रिज के पीछे साइड में आपको नीचे में लगा हुआ दिखाई देगा, तो आप ये घर में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कॉम्प्रेसर रहेगा, ये कॉम्प्रेसर क्या करेगा, उस वेपर को कॉम्प्रेस कर देगा। कॉम्प्रेस करने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देन इट विल बी सप्लाइड टू द कंडेंसर। फ्रिज के पीछे में देखिए आपको ऐसे एक जाली वाला अरेंजमेंट दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत सारे पाइप्स होते हैं, तार लगे हुए रहते हैं। सो इट इज बेसिकली अ कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है, जब कंडेंसर में ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आएगा रेफ्रिजरेंट का, तो ये उसकी हीट को एटमॉस्फेयर पे रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये जो वायर्स लगी हुई होती है, ये जो मेश बना होता है, उसके ऊपर से एयर फ्लो होती है और एयर क्या करती है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड दैट हीट इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद में ये जो रेफ्रिजरेंट होता है जब कंडेंसर से पास आउट हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड इट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। और ये लिक्विड फॉर्म में आने के बाद इट विल बी पास थ्रू अ एक्सपांशन डिवाइस। तो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब्स वगैरह होते हैं, तो अलग अलग कंट्रोलिंग डिवाइसेस होते हैं। तो वो कंट्रोलिंग डिवाइस पे जाने के बाद ये लिक्विड आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होता है एंड इट एंटर्स टू द इवेपोरेटर कॉइल और फिर यहाँ पे आपके फ्रिज में पूरी तरह से कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो इवेपोरेटर कॉइल होती है जनरली फ्रीजर सेक्शन में लगी हुई रहती है। उसके बाद एयर का फ्लो होता है, एयर इस इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर से पास होती है, एयर ठंडी होती है और वो हमारे सारे कंपार्टमेंट के अंदर फ्लो होती है, जिसकी वजह से आपके फ्रिज के अंदर बाकी सारी चीजें भी ठंडी होती है। आपको सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर चाहिए, सबसे कम जो टेम्परेचर चाहिए वो फ्रीजर में चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आइस बनाना है। बाकी जगह पे उतना टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पे एयर फ्लो होता है। इवेपोरेटर कॉइल्स हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज प्लेस्ड इनसाइड द फ्रीजर। सो दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो वर्क किस बात पे करते हैं, वीसीआरएस साइकिल पे। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो वही चार डिवाइस और वैसा ही फ्लो आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी देखने के लिए मिलेगा। तो वही चार डिवाइसेस होते हैं और उसी बेसिस पे आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी काम करता है। आगे इसकी जो कैपेसिटी होती है, आप जब भी फ्रिज खरीदने जाते हो तो आप पता कीजिए आपके घर के फ्रिज की कैपेसिटी कितनी होती है। ये कैपेसिटी हमेशा लीटर में मेजर की जाती है। नाउ लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यहाँ पर एक यूनिट होता है। तो अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे 165 लीटर का फ्रिज आता है, 210, 240, 300, 380 लीटर्स या फिर इससे भी ज्यादा या कम का फ्रिज आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। तो आप चाहे तो इसकी जो वर्किंग है इसको समझने के लिए आपके घर का जो रेफ्रिजरेटर है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये सारे पार्ट्स आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ये कैपेसिटी के बेस पे इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन। अगर आप फ्रिज खरीदने जा रहे हो तो आप सबसे पहली चीज जो चेक करते हो वो आप चेक करते हैं कि कितना उसका कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी या फिर साइज कितने लीटर में है वो आप चेक करते हो। सो ये है बेसिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की वर्किंग। सो आगे देखते हैं, ये बेसिक वर्किंग है, इसी का बेसिक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दिया है। पर यहाँ पे जब आप कंपोनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फ्रिज में, वो होता है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। अब कंप्रेसर जो यूज कर रहे हैं, जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंप्रेसर का जिसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर वगैरह पढ़े थे, हम जो रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट होते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरह से सील्ड होना चाहिए और वो इसी सिस्टम के अंदर फ्लो होना चाहिए, बाहर लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर रेफ्रिजरेंट लीक होता है तो वो सिस्टम काम नहीं करता। एट द सेम टाइम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि रेफ्रिजरेंट अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है तो इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एटमॉस्फेयर। सो इसीलिए जो कॉम्प्रेसर यहाँ पे यूज होता है वो होता है हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर। हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर का मतलब है इट इज अ परफेक्टली सील्ड कॉम्प्रेसर।
कंप्रेसर को ड्राइव करने वाली मोटर, इट इज मैन्युफैक्चर्ड एज अ सिंगल यूनिट एंड इट इज वेल्डेड इन सच अ वे दैट देयर शुड बी अ नो लीकेजेस फ्रॉम द कंप्रेसर। सो ये hermetically सील्ड कंप्रेसर होता है। आप आपके घर की फ्रिज में देख सकते हो, उसकी मैनुअल अगर आपको मिल रही है तो आप उसमें पढ़ सकते हो कि कौन से टाइप का कंप्रेसर है। इसका एक नया इन्वेंशन अभी चल रहा है कि एक इन्वर्टर टाइप कंप्रेसर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसके बारे में आप और आगे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इवेपोरेटर। ये इवेपोरेटर जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्रीजर में प्लेस्ड होता है। उसके बाद में एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, ये फ्रिज के बैक साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्रायर और रेफ्रिजरेटर, ये ड्रायर कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं। जैसे एक्सपांशन डिवाइस होता है, इसका काम रिसीव करने का है, एक्सपांशन डिवाइस यहाँ पर होता है। सो एक कैपिलरी ट्यूब होती है, दीज आर दी एक्सपांशन डिवाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। Now, in the end, the summary of this video lecture is outcome of this video lecture. What will be? It will be the list the application of refrigeration, then explain construction and working with neat sketch. तो ये जो इक्विपमेंट थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में देखे हैं, आपको उनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेफ्रिजरेशन। लास्ट में देख लेते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग कौन से आई। तो हमने सबसे पहले पीओ 1 यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, जो है बेसिक नॉलेज। हमारा बेसिक नॉलेज आज इंप्रूव हुआ इस वीडियो को देखने से। उसके बाद हमारा डिसिप्लिन नॉलेज, क्योंकि आप रेफ्रिजरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हमारा डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं, उसको एक्सप्लेन करना सीखना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, तो इसीलिए पीओ 3 मैप किया है। पीओ 4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स, तो यहाँ पर हम टूल्स के बारे में बात करते हैं, वीसीआरएस साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। सो दीज आर दी टूल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। PO6 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। रेफ्रिजरेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी अवर एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट पे इफेक्ट करता है, सो इसीलिए PO6 मैप होता है। PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, आपको इंडिविजुअली काम करना है। PO9 कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होना चाहिए, कोई आपको एप्लीकेशन या एक्सप्लेन करने बोल रहा है तो वो आपको आना चाहिए। PO10 is lifelong learning, and then PSO2 and PSO3। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस भी यहाँ पर मैप होता है। सो दिस इज द PO एंड PSO मैपिंग। So, so we have come to the end of this video lecture. In this video lecture, we have learned about the working of domestic refrigeration, which is application of RAC. In the next video lecture, we are going to discuss about the other applications of RAC, that is ice plant, water coolers, and a cold storage. So that will be a second part of this particular video. So keep learning. Thank you.